के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे राजनीति सुधारने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो लोग काम करें, जो संस्थाएं काम करें, जो पॉलिटिकल पार्टियां काम करें, वो किस पैसे से काम करें। यानी राज व्यवस्था के सुधार के लिए और अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जिस पैसे की ज़रूरत है उस पैसे का स्रोत क्या हो, यानी राजनीतिक व्यवस्था के सुधार की अर्थव्यवस्था क्या हो। हमने सन 2009 के 31 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, कानून मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा और हमने एक सुझाव दिया कि देश में एक आरडीआर की व्यवस्था शुरू की जाए, एक नोटनुमा चीज चलाई जाए और वो नोट उन लोगों को दिया जाए कि जो लोग राजनीति सुधारने का, राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं, ये नोट उन लोगों को दिया जाए। काम करने के एवज में वेतन दिया जाए। जो काम करें उनको इस पैसे में या इस नोट के रूप में उनको प्रमाण पत्र दिया जाए कि हाँ, आपने इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ का काम इतने दिन, इतने महीना या इतने साल में किया। फिर उस सर्टिफिकेट के आधार पर भारत की संसद जिसने जितने पैसे का काम किया है, जितने मूल्य का काम किया है, वो पैसा भारत की संसद कानून बना के उसके खाते में डाले, उसके बैंक अकाउंट में डाले। इस तरीके से समाज में जो लोग बाजार से धक्का मार के निकाल दिए गए, उनको बाजार ने काम नहीं दिया, और जो लोग सरकार से धक्का मार के निकाल दिए गए, उनको सरकार ने काम नहीं दिया, ये कह दिया कि तुम तो परीक्षा में फेल हो गए। जो लोग एग्जाम में फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, वो भी तो आखिर अपने ही देश के नागरिक हैं। जो लोग परीक्षा में पास हो गए, उनकी जिंदगी तो सरकार चलाएगी, उनको वेतन देगी। लेकिन जो परीक्षा में फेल हो गए, जो पुलिस की परीक्षा में फेल हो गए, जो सेना की परीक्षा में फेल हो गए, जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में फेल हो गए, एसएससी की परीक्षा में फेल हो गए, जो बैंक की परीक्षा में फेल हो गए, जो रेलवे की परीक्षा में फेल हो गए, जो कंपटीशन में फेल हो गए, उनकी जिंदगी कौन चलाएगा? जो पास हो गए वो तो तुम्हारे हैं, तुम चलाओगे, गवर्नमेंट चलाएगी। जो फेल हो गए वो किस देश के नागरिक हैं? क्या वो नई सरकार बनेगी उनके लिए? कोई नई गवर्नमेंट बनेगी, वो चलाएगी? आखिर कोई फेल हो गया या पास हो गया, सरकार की जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है ना। सरकार तो माँ बाप की तरह है कि कोई बच्चा ज्यादा दिमाग वाला है, मेहनती है, माँ बाप उसकी भी देखरेख करते हैं। अब कोई बच्चा कम मेहनत करता है, थोड़ी बुद्धि कम है, माँ बाप तो उसकी भी देखरेख करते हैं। तो जो परीक्षा पास कर गए उनको तो सरकार उनका परिवार चलाएगी, पैसा देगी, वेतन देगी, पेंशन देगी। लेकिन जो परीक्षा में फेल हो गए वो कहां जाए? हमने सरकार को यह लिखा, जिन लोगों को आप कहते हो कि वो परीक्षा में फेल हो गए, वो कंपटीशन में फेल हो गए, उनको समाज सेवा के काम में लगा दो, सोशल वर्क में लगा दो, उनको ट्रेनिंग दे दो और ट्रेनिंग देके उनको अपना काम करने दो, सोशल मैनेजमेंट का, सोशल रिफॉर्म का, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का, पॉलिटिकल रिफॉर्म, राजनीति और समाज सुधारने का काम उनको दे दो। वो काम करते रहें, लेकिन उनके काम के बदले पैसा मिलना चाहिए। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उनका परिवार कैसे चलेगा? अब जो अब तक ये सोच थी कि जो समाज सेवा करेंगे वो पैसा नहीं लेंगे, ये सोच पर रोक लगानी चाहिए। कारण ये है कि अब बहुत बड़े पैमाने पर हर काम मशीन कर रही है। पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, रोबोट कर रहा है, और जो अनपढ़ लोग थे, कम पढ़े लिखे थे, उनका काम बुलडोजर कर रहा है, और जेसीबी मशीन कर रही है, ट्रैक्टर कर रहे हैं, मिल कारखानों के तमाम बड़ी बड़ी मशीनें कर रही हैं। तो काम अब है नहीं। जब काम नहीं है सरकार में, बाजार में, तो लोगों से सोशल वर्क करवाओ। ये सोशल वर्क का काम मशीन नहीं कर सकती।
तो अभी दुनिया में 3 तरह के एरिया था। एक एरिया क्या था, जिसको कहते थे खेती, एग्रीकल्चर। सरकार ने इसको मान्यता दिया हुआ है। खेती में कितनी पैदावार हो रही है, सरकार उस पर नोट छापती। और दूसरा एरिया है क्या, सेक्टर, उद्योग, इंडस्ट्री। ये जो कंपनी है, ये कितने पैसे किस सामान पैदा कर रहे हैं, ये भी सरकार आंकड़े लगा के नोट छापती है और फिर उद्योग वालों को देती, खेती वालों का नोट छाप के खेती वालों को देती। और आजकल एक नया सेक्टर भी शुरू हो गया है जिसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। जैसे डॉक्टर सेवा देते हैं इलाज करने का, वकील अदालतों में ग्राहकों को सर्विस देते हैं आर्गुमेंट करने का, बहस करने का। इस तरह से डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर भी आजकल हो गए हैं। तो सरकार ने सर्विस सेक्टर को भी मान्यता दे दी कि कोई डॉक्टर कितने पैसे का इलाज करता है, कोई वकील कितने पैसे की वकालत करता है, या मास्टर लोग कितना ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसको भी सरकार ने मान्यता दिया और उस पर नोट छापना शुरू किया। मैं अब एक चौथा सेक्टर की बात कर रहा हूं। मैं चौथा वह सेक्टर की बात कर रहा हूं कि आप अब सोशल सेक्टर भी खोलिए। सोशल सेक्टर, सामाजिक सेक्टर, सामाजिक एरिया। ये सामाजिक एरिया वह एरिया हो कि लोग समाज सेवा करें। अगर कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसको समझाने का काम भी पैसा पाने वाला काम होना चाहिए। उसके जाएं समझदार लोग कि भाई देखो शराब पीना गलत है, अब देखो अगर आप शराब नहीं छोड़ोगे, आपके घर के सामने भूखे प्यासे मर जाऊं, शराब छोड़ो। जब तक उसकी शराब छुड़ा न दें, वहां से हटे नहीं। मान लो वो कहता जी मैं क्या करूं, मैं तो नहीं पीना चाहता लेकिन दिल नहीं मानता, तो उसको हॉस्पिटल ले जाए, उसका इलाज करवाएं। जब तक शराब ना छोड़ दे तब तक उसके पीछे पड़े रहे। अब ये काम करने वाला आदमी, एक आदमी की शराब छुड़ाने में कई आदमी लगेंगे और कई महीने तक लगेंगे। तो जो लोग ये काम करेंगे उन बेचारों के परिवार कैसे चलेगा, कौन करेगा? तो इसलिए शराब छुड़ाने वाले आदमी 1-2 दिन किसी को कह देते भाई साहब शराब मत पियो, बस कह के अपने घर चले जाते हैं। वो उनके कहने से एक दिन नहीं पीता, लेकिन दूसरे दिन उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, तो दूसरे दिन फिर बोतल चढ़ा लेता है। इसी तरह बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले तमाम तरह के लोग हैं। इनको सुधारने के लिए हमें सुधारकों की जरूरत है, लेकिन समाज सेवा करने वालों को सरकार पैसे नहीं देती तो ये काम कोई करता ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमने एक आरडीआर के उपाय अपनाया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरडीआर, जिससे समाज सेवा करने वालों को प्रमाण पत्र मिले कि हाँ आपने ये काम किया, इतने पैसे का काम फला तारीख को किया, इतने पैसे का काम फला तारीख को किया, उस महीने में इतने पैसे का काम किया था आपने, 2010 में आपने इतने लाख का काम किया था, 2011 में आपका काम बढ़ गया, 3 लाख का काम किया, और 2015 में आपने 5 लाख का काम किया, और 2017 में आपने 10 लाख का काम किया। मतलब जो लोग समाज सेवा करें, समाज सेवा करने वालों के काम को पैसे में काउंट किया जाए, गणित लगाई जाए, और वह गणित लगाई जाए तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने इतना काम किया? उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाए, वही प्रमाण पत्र को हम कहते हैं आरडीआर। और यह आरडीआर वो सारे संगठन, वो सारे एनजीओ, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को दें जो समाज सेवा का काम करती, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, चाहे वो चैरिटेबल कंपनी हो, चाहे वह कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, या ऐसे ही आंदोलन हो, असंगठित क्षेत्र का कोई आंदोलन हो। यानी जो भी लोग समाज सेवा करते हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, और उनको पहले आरडीआर दो, बाद में उसी आरडीआर का पेमेंट इंडियन करेंसी में करो। और हमने ये बात भी रखी कि चूंकि पेमेंट तुरंत नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा आज हमने काम किया शाम को पैसा मिल गया,
हो सकता है भुगतान में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लेट लगे, तो उनको ब्याज मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट ब्याज मिलनी चाहिए। तो ब्याज कितनी हो? जब सरकार इस पर नियम कानून बनाए तो बनाए। जब तक सरकार कानून नहीं बनाती, जब तक गवर्नमेंट इस पर कोई नियम कानून नहीं बनाती, तब तक हमने एक फ्लैट रेट रखा है कि अमेरिका के डॉलर के बराबर भुगतान किया जाए। यानी इंडिया में कोई आदमी 1 रुपया का काम करे तो उसको 65 रुपये दिया जाए, 65 अमेरिका के डॉलर के बराबर। क्यों? क्योंकि उसको ब्याज भी मिलनी चाहिए। हमने 10 साल पहले अगर 100 रुपये का काम किया था, तो आज 10 साल बाद हमें आप पेमेंट करेंगे तो 100 रुपये थोड़ी करेंगे, आपको ब्याज भी तो जोड़ना चाहिए ना। इसलिए मैंने कहा इसको अमेरिका के डॉलर के बराबर इसका पेमेंट किया जाए। जैसे बैल को भूसा पुआल मिलता है कि वो जिंदा रहे और खेत में काम करे, उसी तरह 85% आदमी को, 100 में से 85 को बैल माना गया है कि आपको मजदूरी का रेट तय कर देते हैं बाजार के रेट से। अब इतना लो, एक बात ध्यान रखना, ये जो 85% आदमी हैं इनको बाजार के रेट से तय करते हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं इनको बाजार के रेट से तय नहीं करते, ये सरकार के रेट से तय कर देते। ये कोई टेंडर नहीं निकालते कि हां आपका सिलेक्शन हो गया, अब बताओ आप कम से कम कितने पैसे में काम करोगे। अगर ऐसा कोई टेंडर निकाले तब ये माना जाए कि सरकारी कर्मचारियों का जो पैसा है, वेतन है, वो बाजार के रेट से चल रहा। ऐसा नहीं होता। लेकिन जब 85% आदमी की बात आती है तो कहते देखो बाजार में रेट ही इतना है। एक महिला किसी के यहां झाड़ू पोछा लगाती है तो उसको कहते हैं कि लो 2000 रुपये ले लो। वो कहती है कि बाबूजी ज्यादा पैसे दे दो, तो कहते बाजार का रेट ही इतना है। अरे तुम नहीं करोगे दूसरा करेगा। मतलब कि मजबूरी बनाई गई है, उस मजबूरी में काम करने वाले ज्यादा हैं और वो आपसी कंपटीशन में कम पैसे में काम करने को तैयार है। ये जो मार्केट का रेट है, ये मार्केट मत बोलिए, इसे मार्काट का रेट है। मार्काट ये मजदूरी का रेट नहीं है, मजबूरी का रेट है। मजबूरी, किसी इंसान की मजबूरी है, चाहे जितने में काम करा लो। किसी को भूख लगी है, बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, और वो कहता है कि जी मेरे को कुछ काम दे दो, कुछ पैसे दे दो, तो वो कह दो अच्छा ऐसा करो महीने भर मेरे यहाँ काम कर लो, 1000 दे दूंगा। तो बेचारा 1000 महीने पर महीने भर में भी काम कर लेगा, क्योंकि कुछ ना की जगह कुछ सही। तो ये मजदूरी का रेट नहीं होता, मजबूरी का रेट होता है, द रेट ऑफ हेल्पलेसनेस। इस देश में 90% आदमी बेसंसद हैं, संसद उनकी चिंता नहीं करती, सरकारी मशीनरी उनकी चिंता नहीं करती, यहां तक कि अदालतें भी उनकी चिंता नहीं करती। ऐसी स्थिति में समाज के 90% आदमी, 100 में 90 आदमी ये महसूस करते हैं कि जैसे देश में उनकी कोई सरकार ही नहीं है, वो बेसरकार। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि देश में कोई संसद ही नहीं है उनकी, वो बेसंसद हैं। और जिसकी सरकार नहीं हो, जिसकी संसद नहीं हो, तो वो क्या महसूस करेगा कि जैसे वो बेवतन हो, उसका कोई वतन ही नहीं है। हमने कहा कि जो बेवतन हैं, जो बेसरकार हैं, जो बेसंसद हैं, उनको वतन मिले, उनको सरकार मिले, उनको संसद मिले। उन्हें ऐसा न लगे कि हाँ न्यायपालिका काम कर रही है, बल्कि उन्हें ऐसा लगे न्यायपालिका काम कर रही है और उन्हें न्याय भी मिल रही है। आज उनको ये लगता है कि जिले जिले में अदालतें काम कर रही हैं, न्यायालय काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट काम कर रहे हैं हर प्रदेश की राजधानी में, और सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है दिल्ली में। लेकिन सबको लगता है कि ये अदालतें काम तो कर रही हैं, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिल रहा, जस्टिस नहीं मिल रहा। तो ये केवल रोजगार देने की एजेंसियां हैं। ये जो न्यायालय हैं, अदालतें हैं, ये केवल कुछ लोगों को जज बना रही हैं, कुछ लोगों को वकालत में काम दे दी हैं, लोगों की आमदनी चल रही है, रोजगार चल रहा है, लेकिन ये न्याय देने में नाकाम है। इसलिए हम ये संतुष्ट नहीं हो सकते कि जो चल रहा है चलने दो। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि केवल सरकार बदलो, पार्टी बदलो, क्योंकि अगर ऊंट की पीठ
पे कोई बैठा है और वो कमर हिला रहा है तो गलती बैठने वाले की नहीं है, ऊंट के पीठ की है। और जब तक ऊंट का पीठ नहीं बदला जाएगा न्याय नहीं मिलेगा। और ये बात भी बेमानी है कि किसी एक जाति को न्याय मिल रहा है दूसरे जाति को नहीं, ये बात भी बेईमानी है। किसी एक धर्म के लोगों को न्याय मिल रहा है दूसरे धर्म के लोगों को नहीं मिल रहा, किसी एक प्रदेश के लोगों को न्याय मिल रहा है दूसरे प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा। सारे जाति, सारे प्रदेश, सारे धर्म के केवल 4% लोगों को न्याय मिल रहा है, 96% लोग अन्याय के शिकार, जुल्म के शिकार हैं। अब एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह है कि जो समाज के जो 4% अमीर वर्ग है वो तो अपने सामूहिक फायदे के लिए चंदा दे सकता है। अगर 4% लोगों की भलाई के लिए कोई समाज सेवा करेगा तो उसको पेमेंट वो खुद करेंगे, सरकार को देने की जरूरत नहीं। अगर देश में अरबपतियों के फायदे के लिए कोई काम करेगा तो अरबपति उसको कहेंगे भाई ये ले जाओ पैसे, काम करो हमारे लिए। लेकिन ये साइकिल मोटरसाइकिल वाले जो हैं, ये जो 70-80% आदमी हैं, ये साइकिल मोटरसाइकिल वाले जो बड़े पैमाने पर लोग हैं, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, ये कहाँ से देंगे, इनकी गाड़ी फंसती है। तो सारा मामला ये फंसा है कि जो समाज का मिडिल क्लास है या पॉवर्टी लाइन समाज है, जो कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाता है कभी ऊपर चला जाता है, ऊपर नीचे करता रहता, ये जो पॉवर्टी लाइन समाज है, गरीबी रेखा समाज है, इसकी सबसे ज़्यादा समस्या है कि इसके लिए कोई काम करे तो पैसा कौन दे। ये दे नहीं सकते, अमीर आदमी दे नहीं सकता, सरकार देती नहीं, इसलिए ये जो 85% आदमी हैं या 90% आदमी हैं, इनके लिए कोई काम करते ही नहीं। काम करने के लिए निकलते तो हैं घर से, घर छोड़ते तो हैं, लेकिन काम नहीं कर पाते, थक के वापस हो जाते। हमारी चिंता ये जो पॉवर्टी लाइन समाज है, गरीबी रेखा समाज है, इसके लिए कैसे चंदे का इंतजाम हो, इसके सामूहिक जो राजनीतिक हित हैं, इसके जो सामूहिक आर्थिक हित हैं, इसके काम करने वालों के लिए धन का इंतजाम कैसे हो, इनके लिए काम करने वाली समाज सेवकों के लिए धन का इंतजाम कैसे हो, इनके लिए काम करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए धन का इंतजाम कैसे हो, यह चिंता का विषय है। मैंने महसूस किया कि भारत का जब संविधान बन रहा था ऐसा लगता है कि इनके साथ उसी समय से भेदभाव चल रहा, आज की नई बात नहीं है। जब भारत का संविधान बना तो उसमें यह लिखा गया कि भारत की सरकार यानी इंडिया स्टेट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष इंतजाम करेगी, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी कोई इंतजाम करे। ऐसा भारत के संविधान में लिखा ही नहीं गया। इसलिए जो लोग पिछड़े जाति में पैदा हुए, जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति में पैदा हुए, संपन्न हो गए, पैसे वाले हो गए, किन्हीं कारणों से हो गए, चाहे आरक्षण का फायदा लेके हो गए या धंधा बिजनेस करके हो गए या कहीं से हाथ लग गया इसकी वजह से हो गए, केवल उनके बच्चों का फायदा इस संविधान से हुआ। बाकी जो 90% आदमी थे उनका कुछ नहीं हुआ। और ये कमी संविधान की ही थी। ये साफ साफ लिखा है, द स्टेट विल मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन ये नहीं लिखा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब गरीब आदमी की चिंता संविधान नहीं करेगा, यह संविधान में ही लिखा गया। हमें तो यह विश्वास नहीं आता कि अंबेडकर ने भी यह प्रोविजन माना होगा, क्योंकि वो तो कमजोर घर से आते थे। लेकिन अब संविधान बनाने वाले तो जिंदा नहीं हैं, अब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, अब वो तो सब मर चुके। अब जो कुछ भी है सुधारना हमारा काम है। इसके बाद मैंने फिर देखा 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी खत्म करने का एक अभियान चलाया और उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई देश के जो पैसे वाले हैं थोड़ा सहयोग करें और गरीबों की मदद किया जाए।
पैसे वालों ने हल्ला गुल्ला मचा करके इंदिरा गांधी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया, मीडिया में इतना शोर मचाया, इतना अखबारों में उनके खिलाफ लिखने लगे कि सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया और परेशान होकर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। हालांकि उनका ये कदम ठीक नहीं था, लेकिन वो देख रही थी कि देश की जनता के साथ, सरकार के साथ, खुद प्रधानमंत्री के साथ ये पैसे वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने आपातकाल लगाए और आपातकाल के दौरान संपूर्ण क्रांति होगी, ये होगा, वो होगा। ये पैसे वालों ने इतना हल्ला मचाया, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि जो लुटेरे हैं वही कह रहे थे कि संपूर्ण क्रांति होगी। ऐसा हो नहीं सकता था। वह प्रायोजित एक साजिश थी देश के धनवान लोगों की और विदेश के धनवान लोगों की। इन्होंने मिलकर इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाया और देश में एक संदेश दिया, दुनिया को यह संदेश दिया कि गरीबों के बारे में सोचने वाले का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। तुम राज पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, प्रधानमंत्री बने रहो, गरीबों की मत सोचो। एक संदेश दिया। और फिर वही घटना फिर दोहराई गई सन 2011 में। सन 2011 में जब कांग्रेस सरकार ने फिर एक बार योजना बनाई, आधार कार्ड लागू किया, कैश ट्रांसफर स्कीम लागू किया और सोशल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी बिल की योजना बनाई कि भी देश के लोगों को कम से कम खाने की सुरक्षा दे दी जाए। जब ये सारी योजना बनाई तो फिर से एक बार पैसे वाले नाराज हो गए और एक अन्ना जी हैं, उनको ला करके हल्ला गुल्ला कराया कि ये लोकपाल बनेगा, फला बनेगा, ढेकान बनेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। सारी बात झूठी, सारी झूठी। और टेलीविजन वाले, अखबार वाले इतना हल्ला मचाते हैं, जब जब हल्ला मचाते हैं तो जनता विश्वास कर लेती है। और जो साजिश करने वाले हैं, शेर, हिरन उन शेरों की तरफ चले जाते हैं कि शेर ही मेरा है। हमेशा ऐसा हुआ। सन 72-75 में यही हुआ और सन 11 से लेकर 2014 तक भी यही हुआ, सेम हुआ। यानी इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में गरीब के बारे में सोचना ही पाप है, पाप। ये सिस्टम किसी को इजाजत देता ही नहीं कि आप गरीब के बारे में सोचो। ये सिस्टम इजाजत नहीं देता कि आप साइकिल वालों के बारे में सोचो। ये सिस्टम इजाजत नहीं देता कि आप मोटरसाइकिल वालों के बारे में सोचो, मिडिल क्लास के बारे में सोचो। ये सिस्टम इजाजत ही नहीं देता। और जब किसान मजदूर के बारे में कोई सरकार सोचना शुरू करती है तो उसका तख्ता पलट कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है और उसमें जनता ही साथ देती है। मजेदार बात यह है, यही पब्लिक साथ देती है, वो गरीब ही साथ देते हैं साजिश करने वालों का। यही किसान, यही मजदूर, यही गरीब, यही मिडिल क्लास वाले, यही लोग साजिश करने वालों का साथ देते हैं और जो उनके लिए कट मर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है, उसका साथ छोड़ देते हैं, वो जेल चला जाता है। ऐसा इतिहास में हुआ। ये तो मैंने 3 घटना बताई। कौन कौन सी? एक तो संविधान में साजिश करके यह लिख दिया गया सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए सरकार काम करेगी, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए काम नहीं करेगी। एक तो संविधान में साजिश हुई। सन 72-75 में साजिश हुई इंदिरा गांधी के खिलाफ। सन 2011, 12, 13, 14 में साजिश हुई जब कांग्रेस की यूपीए सरकार को तख्ता पलट किया गया और दूसरी सरकार को बैठाया गया, तब हुई। और सन 2005 में और 2011 में साजिश हुई जब वोटरशिप का प्रस्ताव वोटरों को देने के लिए संसद में पेश हुआ। 137 सांसदों ने पेश किया, 280 से ज्यादा एमपी इसके समर्थन में थे। 280 नहीं बल्कि 380। इतने सांसदों के समर्थन के बाद भी कमेटी बनाई गई, कमेटी ने मान लिया। ये सब होने के बाद भी वोटरशिप का कानून नहीं बनाया गया और 2011 में अंतिम रूप से रोक दिया गया इसको। तब फिर ये पता चला कि ये जो संसद है, ये जो सरकार है, ये जो अदालतें हैं, ये गरीबों की नहीं है, पॉवर्टी लाइन समाज की नहीं है, ये गरीबी रेखा समाज की है नहीं, ये मिडिल क्लास की है नहीं। ये संसद, सरकार, अदालत ये किसी किसान की नहीं, ये मजदूर की नहीं, ये किसी SC ST की नहीं, ये पिछड़ों की नहीं है नहीं। ये केवल रोजगार देने का जरिया है। ये एजेंसियां हैं, इसमें रोजगार मिलता है, कुछ लोगों को नौकरी मिलती, इससे ज्यादा नहीं होता। फिर 5वीं घटना भी घटी। ये घटी 31 अगस्त संभवतः 2011। उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार से यह पूछा
कि ये बताइए कि आप जो किसानों से अनाज खरीदते हो उसमें कितना अनाज इस्तेमाल करते हो और कितना आपके गोदामों में, स्टोर में सड़ जाता है, वो बताओ। भारत के कृषि मंत्री ने बताया कि 100 बोरा खरीदते हैं तो 100 बोरे में से 80 बोरा सड़ा देते, अब 20 बोरा वितरण प्रणाली से जनता में बेच देते। मतलब 100 बोरा चावल, 100 बोरा गेहूं, 100 बोरा सरसों, 100 बोरा दाल, 100 बोरा आलू, 100 बोरा लहसुन, ये जो खरीदा जाता है, गवर्नमेंट खरीदती है, उसमें से 80 बोरे पर पानी छिड़क छिड़क करके सड़ाया जाता है। या वो जो गोदाम है, गोदामों पर छत नहीं होती, पानी बरसता है, 6 महीने पानी बरसता है गेहूं के ऊपर, धान के ऊपर। हमारे देश के किसान भूसा भी नहीं भीगने देते, पुआल नहीं भीगने देते, उसको छतरी लगा कर रोकते हैं। और सरकार जो अनाज खरीदती है उसको सड़ाती है, पानी में बरसात के महीने में भीगती है, और तब भी नहीं भीगता तो पानी की पाइप से स्प्रे लेकर अनाजों पर छिड़कते हैं जिससे सड़ जाए। जब सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप ये सारा अनाज सड़ा दे रहे हो तो हम आदेश देते हैं 80% अनाज गोदामों का निकाल के देश की जनता में फ्री बांट दो, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में बांट दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया तो भारत के कृषि मंत्री ने कहा कि यह आदेश नहीं है, यह तो सुझाव है कि बांट देना चाहिए। अखबार में कृषि मंत्री की बात पढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने सप्लीमेंट्री ऑर्डर जारी किया और यह कहा कि यह हमारा सुझाव नहीं, आदेश है, आप ये कार्यवाही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करिए। आपने आदेश कर दिया। जब ये बात आ गई तो कृषि मंत्री ने मुंह बंद कर लिए। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी हद में रहना चाहिए, अनाज बटेगा कि नहीं बटेगा ये सरकार का काम है, ये अदालत का काम नहीं। मतलब अनाज सड़ेगा, जानते हो अनाज फ्री में क्यों नहीं बटेगा? अनाज फ्री में बटेगा अगर देश की जनता को, तो वो जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो मजदूरी का रेट बढ़ा देंगे, मजदूरी का रेट बढ़ा देंगे। जिनको 100 रुपया मिल रहा, 200 रुपया मिल रहा है, फिर वो कहेंगे 400 रुपया मिलेगा तो काम करूंगा, 400 नहीं दोगे तो काम नहीं करूंगा। मतलब गरीब के मजदूरी का रेट ना बढ़ जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना सरकार ने सही समझा, लेकिन अनाज बांटना सही नहीं समझा। अनाज सड़ रहा है, अनाज सड़ रहा है, लोग अनाज से बगैर मर रहे हैं, कपड़े सड़ रहे हैं, लोगों के पास ठंडियों में ओढ़ने बिछाने को कपड़े नहीं है, तमाम ईंट गारा सीमेंट, तमाम फैक्ट्रियों की सामानें हैं बर्बाद हो रही है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। और लोगों को जरूरत है, लेकिन पैसा छाप के लोगों को देने को सरकार तैयार नहीं, गवर्नमेंट इज नॉट रेडी। ऐसी स्थिति में यह साबित हो गया कि सरकार केवल 4% लोगों की सरकार है, ये संसद केवल 4% लोगों की संसद है, ये अदालतें केवल 4% लोगों की अदालतें हैं, बाकी लोगों की न तो संसद है, न सरकार है, न अदालत, न उनका अपना देश। ये देश भी उनका अपना नहीं है, वो जबरदस्ती अपने आप को माने बैठे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो मरे जिए भारत से कोई लेना देना नहीं। ऐसी स्थिति में हमने एक योजना बनाई, जो पॉवर्टी लाइन समाज के लोग हैं, गरीबी रेखा के समाज के लोग हैं, उनके लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां काम करेंगी, कोई करे या ना करे, वोटर्स पार्टी तो काम करेगी। जिन लोगों के पास चंदा देने को पैसा नहीं है, उनके हितों के लिए कैसे कानून चाहिए, कैसा सिस्टम सुधारना चाहिए, उसके लिए काम करें। और जितने लोग इस काम के लिए चंदा देंगे उनको हम एक नोट देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप यह नोट रखिए, जब कभी इस विचार के लोगों की सरकार बनेगी तो संसद से कानून बना के आपका जो पैसा बाकी है ब्याज के साथ वापस किया जाए। इसी को कहा गया आरडीआर। देखने में बिल्कुल करेंसी जैसी है और ऐसा लगता किसी कंट्री की करेंसी है, किसी देश की करेंसी है, जबकि ऐसा है नहीं। ये गरीबों के देश की करेंसी है, लेकिन गरीबों का तो देश ही नहीं है।
इस तरीके से आरडीआर की शुरुआत की गई। 15 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट में एक मीटिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में यह तय किया गया कि अगले साल यानी 2012 में आरडीआर जारी किया जाएगा और आरडीआर की डिजाइन बनाने पर काम शुरू हुआ।